और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक ने बकरीद को लेकर पुलिस की तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। अपर्णा कौशिक ने कहा कि 29 जून को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर लखनऊ पुलिस की तरफ से बड़े तौर पर इंतजाम किया गया है। लखनऊ 94 ईदगाह है और 12-10 मस्जिदें हैं, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों सहित पीएसी के 12 कंपनियों को तैनात किया गया है। ईदगाहों पर सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। रूप से जो हमारे यहाँ बड़े मस्जिद हैं या ईदगाह हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, जैसे कि ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद जो बड़ा इमाम बाड़ा है, वहाँ पर सीसीटीवीज और 2 ड्रोन कैमरास से मॉनिटरिंग करी जा रही है। साथ साथ इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस के लिए 12 संवेदनशील चौराहे और स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर सीसीटीवी एडिशनली डिप्लॉय करके उनसे मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया की भी व्यापक रूप से मॉनिटरिंग करी जा रही है। इसमें सभी जो हमारा सेंट्रल सोशल मीडिया सेल है और जो जोनल लेवल पे हमारे सोशल मीडिया सेल्स उपलब्ध हैं, उन सभी को एक्टिवेट किया गया है। साथ साथ इसमें लोगों से वहीं नोएडा में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाकर किसानों के प्रदर्शन पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद थे। इस वजह से महामाया फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। वाहन रेंगते हुए नजर आए। प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ राकेश टिकैत ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मौसम ठंडा है, इसलिए आंदोलन गर्म होगा। कुछ कमेटी बनाकर निस्तारण करने की बात करिए। अब कितनों का निस्तारण होता है, क्या क्या चीज हो, बात तो बहुत मीठी करी, सेहत से भी मीठी बात करी। अब पता नहीं भाई, सेहत में कुछ अंदर कड़वी चीज तो नहीं है। कितनी मांगे मांगी गई? मानी अभी कुछ नहीं। अभी तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दो, अलग अलग उसकी चीज, और कमेटी बना दी। वो कमेटी बातचीत करती रहेगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेगी। धरने की क्या रणनीति रहेगी आगे? आगे की रणनीति रहेगी अपना, अब तो लोग घर जा रहे हैं, आगे की अपना तैयारी करें और अपना बात करते रहे, समाधान करवाते रहे। समाधान नहीं निकलता तो क्या होगा? हाँ, धरना समाप्त हो जाएगा। समाधान अगर नहीं निकलता तो आगे नहीं निकलता तो जैसे सर्दी बढ़ेगी तो आंदोलन गर्म होगा। हर मुल्ला है, हमारे पास में भी दवाई है, हमारे पास में भी उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। अभी धरने समाप्त कर दिया गया? हाँ, धरना समापन होगा अभी। वहीं मुरादाबाद में एक बार फिर एमडीए का बुलडोजर गरजा है। भोजपुर थाना क्षेत्र के आसपास की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं प्राधिकरण सचिव राजीव पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी भूमाफियाओं के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। घायलों को रामा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मुरादाबाद पहुंचे आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई जाते हैं तो शेखों के गले लगते हैं, मिस्र में मौलानाओं को गले लगा लेते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है और आपकी पार्टी के लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। देश सबसे बड़ी नफरत की फैक्ट्री है भाजपा। ये देश को कुछ नहीं दे सकते, बल्कि हिंदू को मुसलमान से, सिख से लड़ाते हैं। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान चला रही है। योगी जी ने कहा कि 24 घंटे शहरों में बिजली रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, शहरों में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजली कट रही है।
पिछले 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदले गए, न टूटे हुए खंभे बदले गए। गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बदला नहीं जाता। बिजली कटौती एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। बलिया और पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की जान गर्मी की वजह से जा चुकी है। आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में लालटेन जुलूस भी निकालेगी और बिजली कटौती के साथ साथ बिजली महंगी की जा रही है, ये दोहरा वहीं हापुड़ की पिलखुआ पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब हत्या के आरोप में फरार एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धारा 307, 323 और 504 में वांछित और नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी चंदौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया है। वहीं बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नजीबाबाद पुलिस सर्विलांस टीम की तरफ से वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। वाहन चोर गैंग के 5 शातिर चोरों को 24 दोपहिया वाहन और अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों को फिलहाल कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेजने की तैयारी है। थाना नजीबाबाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि 2 लोग जाफराबाद की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जो मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के लोग हैं, जिस मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वह अभी चोरी की है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद राधेश्याम के नेतृत्व में घेराबंदी की गई। इन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया तो ये लोग पलट के भागने लगे। घेर घोट के इन लोगों ने पकड़ा उनको। जब पकड़ा तो उनके बारे में जानकारी की तो इसमें से एक का नाम रहमान है, दूसरा मुकुल है, जो दोनों साहबपुर रतन थाना किरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं। इन दोनों के खिलाफ लगभग 2-2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। इनसे पूछताछ करने पर 3 और लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें एक सुमित, दूसरा रवि, तीसरा दीपक। ये दोनों जो रहमान और मुकुल हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल को चुराकर इन तीनों लड़कों के माध्यम से दूसरे को बेचते थे। थाना वहीं रायबरेली में एक शादीशुदा महिला से प्रेम करना युवक को महंगा पड़ गया और प्रेमिका ने खुद अपने प्रेमी के डंडे से पिटाई कर दी, जिसमें वो सीधा अस्पताल जा पहुंचा। बता दें कि युवक की हालत गंभीर है। दरअसल एक युवक का अपने गांव की शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में एक साथ घर से भागने की कोशिश की, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोबारा अपने घर चली गई। इस बात से प्रेमी नाराज हो गया और वो दोबारा महिला के घर जा धमका, अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। तभी महिला ने डंडे से उसके सिर पर हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीवी को हम लेके 15 साल से खवाते थे, ठीक है। किसकी बीवी को? सुशील की। अच्छा। उसको हम लेके भाग गए थे। हाँ। वो मोबाइल चुरा के और पैसे कौड़ी लेके वो खुद भाग गई वहाँ से, ठीक है। आज हम वहाँ से फिर वापस आए तो हमको मार दिया उसने। काहे से मारा है? लाठी से। लाठी से मारा है। अच्छा, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? हाथ में, मूड में। अच्छा, थाने गए? वहीं रायबरेली में डंपर की चपेट में आकर 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज थाना इलाके के 2 सड़का के पास का है, जहां पर पूरे तिवारी के रहने वाले 2 सगे भाई पंकज और तेज बहादुर किसी काम से लालगंज आए हुए थे। काम करके वापस अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान 2 सड़का के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दोनों भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दो लोग आए थे CSC लालगंज से रेफर थे, तेज बहादुर और पंकज। दोनों मृत अवस्था में यहाँ आए थे। उनको दोनों की बॉडी मॉर्चरी में रख दी गई है कल PM। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत ट्रेन के संचालन में अब सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का भी योगदान होगा। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना लालगंज में वंदे भारत के डब्बों पर काम शुरू हो गया है। वंदे भारत ट्रेन के डब्बों का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और इस साल के लास्ट तक उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 2024 मार्च तक एक रैक तैयार हो जाएगी। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के CPRO RN तिवारी का कहना है कि सिमहेंस के साथ टेक्निकल सहयोग से डिजाइनिंग का काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रिकल फिक्सचर के साथ ही मार्च 2024 तक पहली रैक की डिलीवरी हो जाएगी। हम लोग लगातार इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क जो है उस पर काम कर रहे हैं और सीमेंस के साथ हमारा टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ है और उनके साथ ही हम लोग मिलकर के इसको कर रहे हैं। तो उससे डिज़ाइन से रिलेटेड वर्क चल रहा है। सेल के इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके फिक्चर वगैरह वो हम लोगों ने काफ़ी कुछ बना लिया है। एक प्रोटोटाइप सेल भी मोटर कार वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के शुरू में इसको पहला रैक निकालने की कोशिश। वहीं हमीरपुर में एक गुमशुदा युवक का शव यमुना नदी में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजनों को खबर दी गई, जिसके बाद परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया कि हत्या करके शव को फेंका गया है। बीते दिन दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने गया था युवक और घर नहीं लौटा था। परिजनों ने सदर कोतवाली में युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं रायबरेली में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर अस्पताल के बाहर से चोरों ने मोटरसाइकिल चुरा ली है। मामला शहर कोतवाली के महिला अस्पताल से सामने आया है, जहां पार्लियामेंट हाउस में हवलदार के पद पर तैनात वीरपाल सिंह यादव अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखने के लिए आए थे महिला अस्पताल। इसी दौरान जब वो मरीज को देखकर वापस बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब मिली। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने भी खोजबीन की, लेकिन गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया। मैं बाइक लेकर के महिला हॉस्पिटल में आया। मेरे साले की औरत की डिलीवरी थी, उसको देखने के लिए आया और गाड़ी में नीचे खड़ा किया। वापस जब आया तो वो मेरी गाड़ी नहीं थी। इसकी सूचना पुलिस को दिया आप? हाँ, पुलिस चौकी में मैं आया हूँ और यहाँ पर मैंने बताया हूँ। 112 नंबर पर भी मैंने डायल किया। वहीं रायबरेली से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन के महज चंद टुकड़ों के लिए रिश्ते को कलंकित करते हुए मानवता की सारी हदें पार हो गई। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगढ़ गांव का है। बुजुर्ग दंपत्ति राम मनोहर और उनकी पत्नी राम प्यारी को उनके अपने सगे भतीजे के लड़के और दूसरे लोगों ने नशीली दवाओं के सहारे डोज देकर लगभग 3 महीने तक बुजुर्ग को एक कमरे में बंद रखा, जिसके निशान हाथ और पैरों में लिए पीड़ित बुजुर्ग बदहवास लहजे में कांपता हुआ जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचा। शिकायती पत्र में बुजुर्ग ने बताया कि कैसे वो रिश्तेदार के चंगुल से किसी तरीके छूटने से कामयाब रहे। पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पीड़ित दंपति अपने दोस्त के रिश्तेदारों के साथ जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और बताया कि उनकी सारी जमीन हथिया ली गई है। नशीली दवाई खिलाकर 3 माह तक एक कमरे में उन्हें बंद रखा गया। का दिक्कत है DM साहब के का? कौन लिखवा लिया? भतीजे के लड़के ने? अच्छा, बंधक बनाए थे क्या आपको? मारे पीटे हैं? बंधक बनाए रहे? तो कहाँ शिकायत करें? वहीं रायबरेली में उचाहर रेलवे स्टेशन की ट्रेन से उतरते ही यात्रियों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। वहीं स्टेशन परिसर में मारपीट की घटना से स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं GRP की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं।
तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अनियंत्रित तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के फायर स्टेशन के सामने का है, जहां आयुष द्विवेदी नाम का व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, जबकि टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी की तलाश में जुट गई है। कभी आयुष पांडे नाम का लड़का आया था, जिसका बताया जा रहा है कि फायर स्टेशन लालगंज के बगल में एक्सीडेंट हुआ है। लगभग 26 साल उम्र का लड़का है, तौधकपुर का रहने वाला है और थोड़ा सा हेड इंजरी थोड़ा सीवियर है, जिसके लिए प्राथमिक उपचार करके इनको जिला अस्पताल सीटी स्कैन के लिए और बाकी जो वहीं उधर गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का सबूत दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। जो सवाल हमने भ्रष्टाचार के बारे में पार्लियामेंट में पूछा है, अगर उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जवाब देते तो हम अभी जवाब देने में हमें आसानी से हमें यहाँ जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होती। पार्लियामेंट नहीं चल रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि आप जवाब नहीं देते। देश में अरे महाराष्ट्र में मैंने 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के एविडेंस दिए हैं ईडी के पास और सीबीआई के पास। महाराष्ट्र में सभी बीजेपी के और एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बोलेंगे? या भ्रष्टाचार को इस राज्य में जहां आपकी सरकार है, कौन समर्थन दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? दादा भुसे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, अब्दुल सत्तार, राहुल कुल, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटिल, ये जो 5 मंत्री और आपके विधायक हैं, उनका लाखों का करोड़ों का भ्रष्टाचार। जो सवाल हमने भ्रष्टाचार वहीं पीएम के यूसीसी वाले बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि देश की विविधता को समस्या समझ रहे हैं प्रधानमंत्री। आप भी देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और उसके जवाब में ओवैसी की क्या प्रतिक्रिया आई है। कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? 1 नेशन, 1 इलेक्शन, 1 टैक्स, 1 लॉ, 1 कल्चर, 1 रिलीजन, 1 आइडेंटिटी, और अब तो 1 फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं आर्टिकल। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अचानक करोल बाग पहुंच गए और मोटरसाइकिल मैकेनिकों से मिले। राहुल ने फेसबुक पर मैकेनिकों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें साझा की और लिखा कि उन हाथों से सीखना जो रिंच घुमाते हैं और भारत के पहियों को गतिमान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने करोल बाग मार्केट पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं। इन कपड़ों पर लगी कालिख हमारे खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली के चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान ट्रक में यात्रा करते नजर आए थे। राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से कई मामलों पर बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल बेंगलुरु में एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी करते हुए भी नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।